वर्कशीट के पार्ट 2 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इसमें हम लोग वर्कशीट के पिछले पार्ट से थोड़ा आगे निकलकर और चीज़ों को जानते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण, ये मुख्य कारणों की बात कर रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ रहा है, वो असंतुलन किस वजह से पैदा हो रहा है। लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है। जो लालची व्यापारी हैं वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। जैसे आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, लेदर की जैकेट, लेदर के बैग या लेदर से बना हुआ जो भी सामान उपलब्ध होता है बाज़ार में बिकने के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जानवर, किसी मरे हुए जानवर की खाल से बनाया जाता है। और उसमें जब व्यापारियों का लालच इन्वॉल्व हो जाता है तो जानबूझकर जानवरों का शिकार करते हैं, ताकि उनकी खाल उतार कर उससे चमड़े की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैकेट है, जूते हैं या अन्य सामान जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद ये कह रहा है कि रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का कारण है। तो ये सारे कारण, प्रदूषण, ठीक है, औद्योगिक जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उद्योगों से, व्यवसायों से, फैक्ट्रियों से जो रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं और प्राकृतिक वनस्पति में वो घुल मिल जा रहे हैं, पानी में घुल रहे हैं, हवा में घुल रहे हैं, मट्टी में जा रहे हैं, इसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही असंतुलन की स्थिति बन गई है, जिसे संतुलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखिए, हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र है उसके पर्यावरण में, भौतिक पर्यावरण में, और हर प्राणी आपस में कहीं ना कहीं संबंधित है, उसका किसी ना किसी प्रकार से प्रकृति से कोई ना कोई संबंध है। जैसे हम प्रकृति के ऊपर बहुत डिपेंड हैं, अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए, हमें जीने के लिए प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर हमें प्रकृति की तरफ से जो वायु मिल रही है, वायु ना मिले, हमें ऑक्सीजन ना मिले, तो हम लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। या जिस तरीके से हम लोग प्रदूषित करते चले जा रहे हैं अपने वायुमंडल को, और इसी तरह से हम प्रदूषित करते चले गए अपने वायुमंडल को, तो ये संभव है कि भविष्य में हम लोग शुद्ध वायु में सांस नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से हमें विभिन्न प्रकार की कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। और इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम्स ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें असंतुलन की स्थिति बन रही है। इसके अलावा जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो धरातल है उस पर एक विशेष प्रकार की प्राणी या वनस्पति वाले विशाल तंत्र, उसे पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम भी कहते हैं। तो ये पैराग्राफ ये बात बोल रहा है। इसके अलावा हम इस वर्कशीट के लास्ट पैराग्राफ पर हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है, भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार, देखें, ऐसा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को जानती नहीं है कि गैरकानूनी शिकार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमारी जो पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है उसे नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनका हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पहला ये कहता है कि देश में 18 जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। पूरे देश के अंदर 18 जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। इन जिन
आरक्षित क्षेत्रों की मैंने नाम लिए हैं, जिनका ये नाम इसमें लिखा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवमंडल नीचे हैं, जिनकी गणना विश्व के जीवमंडल के रूप में की गई है। इसके बाद दूसरा जो कदम उठाया सरकार ने, 1992 में सरकार के द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पादप उद्यान हैं उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए एक सरकार ने योजना बनाई सन 1992 में, 1992 में। उसके बाद तीसरे पॉइंट में ये कहता है कि बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। देखें, इन जीवों के संरक्षण के लिए, जिनकी वजह से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है पारिस्थितिकी में, इन जीवों को बचाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं और उन्हें लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं सरकार ने ये भी तय किया है कि बाघ का जो शिकार है उसे निषेध किया गया। और अगर आप लोग न्यूज़ चैनल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि अभी पिछले वर्ष जब बाघों की गिनती हुई थी तो भारत के बाघों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई थी, क्योंकि भारत में 1000 से भी कम बाघ रह गए थे। टोटल शेर जो थे वो रह गए थे, और उनके संरक्षण की जो योजना चली थी उसके बाद उनकी वृद्धि लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। तो वर्तमान समय में बाघ की जो स्थिति है, बाघों की जो स्थिति है, वो बहुत अच्छी स्थिति में है और हमने उन्हें अच्छे से संरक्षित किया है। और साथ ही साथ सरकार के ये प्रयास हैं कि वो आगे भी इस प्रकार से चलता रहेगा, इस प्रकार का प्रयास सरकार करती रहेगी। तो ये आपके 3 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट ये कहता है कि 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, आश्रय स्थल, पक्षियों के लिए ये कुछ इस प्रकार के जगह हैं जो सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन जगहों पर प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक प्राणी, जीव जंतु बेरोक टोक जैसे जंगलों में फ्री होकर रहते हैं। वहाँ उन्हें किसी प्रकार से शिकारियों का कोई डर हो या ना हो, वो अपना बिना डर के घूमते हैं। इसी आरक्षित क्षेत्रों में, इन्हीं राष्ट्र उद्यानों में ये जीव जंतु, पशु पक्षी बिना किसी डर के अपना जीवन बिताते हैं और पूरे प्राकृतिक रूप से अपना जीवन जीते हुए अपनी पूरी दिनचर्या, अपना पूरा जीवन काल निकालते हैं। तो ये आप लोगों की वर्कशीट थी जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को प्रदान कर दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एक्सप्लेनेशन के बाद आसानी से अपने क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। इस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रश्न जो दिए हुए हैं, उनका उत्तर आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।